चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये PYQ का ही क्वेश्चन है ना, तो यहीं पे देख लो, वही देख लेते हैं। अनुभव आपके क्वेश्चंस है ना ये, देखिए क्या है। तो हाँ सर, ये एफओजी और जीओएफ का क्वेश्चन है एक, और एक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का है। चलिए ट्राई करके देखते हैं हम। तो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम ऑन पेज 2-3 ऑफ द गिव आंसर बुकलेट। ओके, ये कह रहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन एस टू कोडोमेन टी। अच्छा, तो एफ एस से टी में एक फंक्शन है, ठीक है। अब जी भी अनदर फंक्शन फ्रॉम टी टू यू, जी एक फंक्शन है टी से यू। ओके, फॉर ईच ऑफ द ब्लैंक बिलो चूज अ सिंगल लेटर करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द फोर ऑप्शंस लिस्टेड, है ना, underneath. Okay, it is not necessary that each choice is used exactly once. Write your answer on page 2. ठीक है, as a sequence of 4 letters in correct order. Do not explain your answer. अच्छा, just MCQ है। So if GOF is 1 1 then ये तो थ्योरम है ना। तो जैसे यहाँ से अगर आप GOF निकालना चाहेंगे तो GOF कहाँ से कहाँ तक होगा। तो F फंक्शन है S से T और G है T से S, T से U, तो ये S से U हो जाएगा, ठीक है। पहले F ऑपरेट होगा तो F S को T पे भेजेगा, फिर G T को U पे भेजेगा। ओके, और सो आपसे पूछ रहा है, ये तो थ्योरम है मुझे लगता है इसमें। अब 11-12 का NCERT का स्टेटमेंट दिखाया था ना मैंने। बोल रहा है कि GOF अगर 1 1 है तो क्या बोल सकते हैं, GOF ऑन टू है तो क्या बोल सकते हैं। तो ये एक जस्ट NCERT में एक थ्योरम है, बताइए। ये तो सिंपल एक सर स्टेटमेंट याद है करना फंक्शन पड़ेगा, का। हाँ याद करना पड़ेगा ऐसे। हाँ एग्जैक्टली वो तो आपको याद करना पड़ेगा, थ्योरम है ये तो। प्रूफ लिखना इतना आसान नहीं होगा ना, या कोई एग्जांपल बना नहीं दो ठीक आप, है सर, ठीक है। ठीक है सर। सर ये चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन का है उसके सॉल्यूशन भी भेजे हैं, उसमें थर्ड और फोर्थ पार्ट में डाउट है। अच्छा देखते हैं एक मिनट। तो ये आप थ्योरम देख लो, ठीक है, थ्योरम डायरेक्टली है ये। आई थिंक इसका जो रिजल्ट होता है कि जो थ्योरम है, आप थ्योरम देखो NCERT में भी इस तरह क्वेश्चन था। ये कोई भी फंक्शन चैप्टर उठाओ, जेई मेंस एडवांस वाली कोई बुक देख लो, उसमें एक थ्योरम है कि ये जो GOF है, GOF इज ऑन टू, देन क्या थ्योरम आता है, किसी को आइडिया है। ये सिंपल क्लास 12th के NCERT का चैप्टर 1 खोलो, उसमें भी ये थ्योरम है, क्लास 12th के चैप्टर NCERT में। GOF ऑन टू है तो क्या होगा। सर वो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या, हाँ जो फंक्शन का इनवर्स निकलता है तो वो ऑन टू भी होता है और वो ये भी होता है ना। नहीं, लेकिन ये कॉम्पोजिशन है, ये इन्वर्स नहीं है, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन है ना। ये जो हमारे पास होता है GOF ऑफ एक्स, सो दिस इज GOF ऑफ एक्स। तो इसमें होता है कि GOF ऑन टू है, तो ये जो थ्योरम है ये कहता है कि G मस्ट बी ऑन टू, तो ये होगा G इज ऑन टू, इसकी गारंटी है ना। रिमार्क ये है, एंड F मे नॉट बी ऑन टू, F मे नॉट बी ऑन टू, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेना। फिर यही थ्योरम जो होता है
कि GOF is 1 1, then आई थिंक ये आता है F is 1 1 एंड है ना G may not be 1 1. यू जस्ट क्रॉस चेक इट. तो इस तरह देखिए ऑप्शन कुछ है आपके पास. इसमें आंसर तो फर्स्ट में BD है और सेकंड वाले में DC है. ओके तो क्या मतलब है, ये जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं कि इसमें कुछ करेक्शन चाहिए. हाँ नहीं सही लिखा है सर सही आपने. लिखा है ना. यही थ्योरम है ये. मतलब कोई भी फंक्शन गूगल कर लो चाहो तो, कोई भी फंक्शन टॉपिक उठाओ, उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस टॉपिक है एंड देन उससे आ जाएगा. हाँ जी ये भवन, क्या पूछना है भवन, अभी बीच में कैसे आ गए आप. हेलो हाँ जी. जी नमस्ते सर। अभी आपका मैसेज आया था कि ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा इसलिए वो आया हूँ सर अभी। टीम वालों ने मैसेज किया होगा. ठीक है बताओ. जी। सर मेरे को ये पूछना था, CUET में 33 मार्क्स पर स्टैट्स में SC कैटेगरी में सर है चांस सर? हाँ भाई कहाँ एडमिशन लेना है. सर BHU हरियाणा या फिर हाँ मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी। जितने भी पॉसिबल चॉइसेस है भर दो, कहीं ना कहीं आराम से मिलेगा. ठीक है. यस सर। हाँ मतलब BHU DU अगर नहीं मिला तो हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड या पांडिचेरी, हैदराबाद, इस में कोई ना कोई मिल जाएगा. ठीक है. हो सकता है यस BHU सर। भी मिल जाए. ठीक है. यस सर। और सर NIT वगैरह 841 रैंक पर? नहीं कुछ नहीं मिलेगा 841. SC रहा है. अच्छा SC में तो कुछ हो भी सकता है, भर के देख लो. यस। IIIT सब कुछ मिल जाएगा है ना. यस IIIT सर। मिल सकता है या NIT त्रिची भी मिल सकता है. NIT त्रिची लास्ट ईयर OBC में 540 रैंक तक मिला था, तो मे भी हो सकता है SC में मिल भी जाए. ये है. यस सर। ट्राई करके देख लो. मतलब वो क्या है, जो भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, जहाँ मिल जाए, जितने ऑप्शंस मिल रहा है उनमें से जो है चूज कर लो. ठीक है. यस सर। ओके. थैंक यू सर। जी जी थैंक यू. तो सर ये दूसरा क्वेश्चन भेजा है B3 वाला. हाँ चलिए उसको देखते हैं. सर ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना. ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये फॉर्मूला है ना, जो ये ये किस कंडीशन में अप्लाई होता है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन फार्मूला, ये एडिशन फार्मूला जो होता है ना वही तो है, या यूनियन फार्मूला जो होता है. ये तो आपको देखना है. जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये तो पता होगा आपको. या प्रोबेबिलिटी के टर्म में नहीं देखना तो N के टर्म में देख लो. नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, इसका फार्मूला क्या होता है. NA plus NB minus N इंटरसेक्शन. यही तो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन, कि A और B को अच्छा. इंक्लूड किया, उसमें से इंटरसेक्शन को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन दोनों में था तो आपने एक बार बाहर किया. इसी को वो तो आपको पता होगा कि अब 3 के लिए भी यही लिख सकते, पता है ना. यही 4 हाँ के लिए सर. भी लिख सकते हैं, यही N के लिए भी लिख सकते हैं. तो इसी फॉर्मूले का नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको. ये है. हाँ सर. तो यही है बस. तो ये दोनों इंक्लूड किया, फिर उसको एक्सक्लूड करना, जो दोनों में आ गया डबल आ गया तो उसको एक्सक्लूड कर लेना है. अब देखिए इसमें ट्राई करके देखते हैं क्या है. यही है कि हाउ मेनी ऑफ दीज पासवर्ड्स, ये वाला क्वेश्चन. हाँ सर. हाँ इसमें 2 में आंसर है, एक में पूरा क्वेश्चन है B3. अच्छा ठीक है देखते हैं. सो कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, कि यहाँ से स्टार्ट करें. नहीं, फोर्थ पार्ट, कि नाउ सपोज इन एडिशन टू लोअर नहीं केस. सर, हाँ ये लास्ट वाली इमेज है अच्छा लास्ट वाली B3. क्वेश्चन है पूरे ना. हाँ. You are supposed to create a 7-character long password for your mobile device. ठीक है. So you are supposed to create a 7, है ना. So आपको बता रखा है कि आपको 7-character long पासवर्ड बनाना मोबाइल डिवाइस के लिए. ठीक है. तो 7 मान लो, या 3 3 6 1 7. तो आपको बनाना है 7-character long password for your mobile device. How many 7-character password can be formed from the 10 digits, 26 letters? Only lowercase letters are taken throughout the problem. Repetition are allowed. Okay. ठीक है ना. तो पहला पहला ऑप्शन करेक्ट है. पहला मतलब ये करना है या समझ आ गया. हाँ पहला दूसरा सर हो गया, तीसरा वाला में डाउट है. तीसरा में डाउट. ठीक है. तो पहला तो इजी है, उससे हो जाएगा कि कितने पॉसिबल है ना. तो
तो 10 डिजिट हो गए, 26 ये 36 है ना, 36 36 की 36 पावर 7। है ना। हाँ, तो सब में 36 चॉइसेस हैं, तो इसका 36 की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, ए पार्ट का आंसर। बी में जो बोल रहा था पढ़ लेते हैं क्या। हाउ मेनी ऑफ द पासवर्ड्स कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द 26 लेटर्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ द 10 डिजिट्स, राइट योर आंसर इन द फॉर्म। मतलब जो है, तो बोल रहा है कि कितने पासवर्ड होंगे जहां कम से कम एक लेटर होगा या कम से कम एक 10 डिजिट होगा। तो क्या करोगे, सारे डिजिट्स का एक बना लो, सारे लेटर्स का बना लो, उसको घटा दो टोटल में से, है ना। हाँ सर। हाँ, सो टोटल माइनस ऑल डिजिट्स ओनली माइनस ऑल लेटर्स ओनली, तो ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, सी में जो है आपके पास कि हाउ मेनी ऑफ पासवर्ड्स कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द 5 वोवेल्स, एटलीस्ट वन ऑफ द 21 कांस्टेंट and at least one of the 10 digits. Extend your method for part 2 to write the formula and explain your reasoning। तो यहाँ तीन चीज, पिछला बार 2 था, अब 3 हो गया, यही है ना। हाँ हाँ सर। पिछले में अगर आप देखते तो मुझे पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन, है ना। जैसे इसको जरा समझो, या मैं लिखूं कि एक्स और वाई कर देते हैं, मान लो क्या क्या था पहले, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एटलीस्ट वन लेटर बट वन डिजिट, तो लेटर और डिजिट ऐसा करते हैं। सो एटलीस्ट वन लेटर एंड एटलीस्ट वन डिजिट्स, यही था। तो इसको मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी कर रहा हूँ तो वैसा हो जाएगा ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट लेना है तो ये हो जाएगा टोटल माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे एक्चुअली हम, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हाँ आएगा, सर। नंबर ऑफ एलिमेंट जहाँ एल इज 0 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट जहाँ डी इज 0। ये तो किया बी पार्ट में। अब हाँ सर। यही चीज़ आपको यहाँ करनी है। आप ध्यान से देखो, तो इसमें आपको ववेल कम से कम एक लेना है, कॉन्सोनेंट कम से कम एक लेना है, और डिजिट एक लेना है। डिजिट कम से कम एक लेना है। तो करो इसको, ब्रेक करो अब। तो क्या होगा, इसको अगर आप वैसे लिखोगे टोटल माइनस, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो। देखो मैं ऐसा लिख के बताता हूँ आपको, मैथमेटिकली लिखते हैं। सो मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये 3 सेट का इंटरसेक्शन है। तो जैसे मान लो अभी के लिए आप समझो E1 इवेंट है, इवेंट समझा जो भी, V मोर देन इक्वल टू 1, E2 इवेंट है, C मोर देन इक्वल टू 1, E3 इवेंट है, D मोर देन इक्वल टू 1, यही ना। तो इसको मैं ऐसा लिख हाँ सकता सर। हूँ कि प्रोबेबिलिटी के बजाय यहाँ नंबर काउंट कर रहे हैं, वी आर नॉट काउंटिंग प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो दिस इज समथिंग लाइक E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, यही ना। तो इसको मैं कर हाँ सकता सर। हूँ E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E3 कॉम्प्लीमेंट, फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ सर। अब ये हो जाएगा टोटल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E3 कॉम्प्लीमेंट। और E1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज E1 कॉम्प्लीमेंट, तो V इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि लेस देन 1 मतलब 0। E2 हाँ। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे यहाँ पे था, C इज इक्वल टू 0। ठीक। E3 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, D इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा रिड्यूस हो गया कि टोटल तो आपने ऑलरेडी पहले पार्ट में निकाल रखा है, अब ये हो गया नंबर, वही चीज़ है कि मतलब V इज इक्वल टू 0 यूनियन C इज इक्वल टू 0 यूनियन D इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला आता है ना आपको, बस A यूनियन B यूनियन C लगा लो, हो गया। हाँ सर, मैं इसमें ये डाउट पूछ रहा था। हाँ। जैसे पूरा क्वेश्चन तो जो इसके सॉल्यूशन दिया है उसमें भी सॉल्व नहीं करा है, आंसर नहीं निकाला, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तीन समेशन लगा देंगे, 5CI 21CJ 10CK 7 फैक्टोरियल और I, J, K ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सर, ओके। और I प्लस J प्लस K इक्वल टू 7, ये कंडीशन मतलब फाइनल आंसर में ये लिख सकते हैं। वो देखना पड़ेगा वो क्या बोल रहा था एटलीस्ट, है ना। पीछे आपने क्या किया, पीछे पूरा आंसर बी में निकाला था कि नहीं, बी में भी नहीं निकाला था। हाँ सर, तो मैं रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ वो वैसा लिख सकते हैं इसका आंसर। बताइए क्या कह रहे हैं, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। 3 बार समेशन लगाइए, हम्म फिर 5CI 21CJ हम्म 10CK
7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल अच्छा। आई जे के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 7। एंड आई क्या लेंगे 1 से जहाँ तक हो सकता है हाँ 5 है ना, ववेल था तो कॉन्सोनेंट 1 से 21, और अगर ये के हाँ डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 1 से से लेके 10। 10 तक। सोचो जी, तो हमारा एक्चुअली था यहाँ इंटरसेक्शन था v मोर देन इक्वल टू 1, c मोर देन, d मोर देन इक्वल टू 1। तो सर हम्म ये रिप्रेजेंटेशन सही है। हाँ वैसे तो ये वैसे ही हो गया ना, जैसे आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं कह v बराबर मैं कर दूं i, है ना, c बराबर कर दूं j, और d बराबर कर दूं k, जैसे आपने किया है, और इस पे हम 3 समेशन लगा दें, यही ना, यही तो हुआ कि i फ्रॉम जो भी है ना, या i फ्रॉम 1 to 5, j फ्रॉम 1 to 21 एंड k फ्रॉम 1 to 20, ऐसा कुछ हो गया। ये वाली क्वांटिटी को ऐसा लिखा जा सकता है, बट ये इसको अब कैसे लिखेंगे? क्या ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है? तो जो आप लिख रहे हैं, तो ये आई नंबर ऑफ ववेल्स लेने हैं, जे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड के नंबर ऑफ दिस। हाँ आई थिंक चल जाएगा, ये सही लग तो सही रहा है। हाँ सर वो सही तो है, पर एग्जाम में ऐसे इस पोजीशन पे छोड़कर आ सकते हैं। नहीं, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पूरा आंसर निकालो तो फिर तो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ से, जैसे बी पार्ट बी में उसने निकाला होगा टोटल आंसर, तो वहाँ छोड़ोगे तो वो फिर मार्क्स काटेगा जहाँ करना था। तो आई थिंक यू फाइंड द टोटल, सीरीज को सॉल्व कर लो, पूरा कर सकते हो, यहाँ भी अगर कर सकते हो तो कर लो आप। ठीक ये है है। मतलब अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आंसर आपको एग्जैक्ट लिखना हो, तो लिख रखा है ना, तो अगर वो एग्जैक्ट लिखना है। सर। इंस्ट्रक्शन में वैसे लिखा होता है क्या एनसी के और एन की पावर ऐसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, तो अगर पॉसिबल अलाउड है तो फिर ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो और कुछ है इसमें? हो गया आपका? नहीं सर, और हो गया सर। और आप बाकी लोग कुछ पूछना है बताइए। चलिए, अगर नहीं है तो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।